जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के बीच बहने वाली साबी नदी के मैदानी भाग में पावटा के आसपास के क्षेत्र को रत्नावतों का 27सा कहा जाता है, जिसमें अमरसर नरेश शेखा जी के द्वितीय पुत्र रत्ना जी के वंशज निवास करते हैं। रत्नावत शेखावतों के बड़े प्रमुख गांवों में से एक बड़नगर, जो साबी नदी के किनारे जयपुर से 90 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। बड़नगर बैराट से उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। बैराट, जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा महाभारत कालीन स्थान है। महाभारत काल से लेकर गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी तक के काल के स्मृति चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। बड़नगर गांव में अनेक संतों, जुझारों, भौमियों व सतियों के स्थान मौजूद हैं। बड़नगर गांव के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बड़नगर निवासी श्री जगदीश सिंह जी से सुनते हैं। साबी नदी के दोनों तटों के ऊपर व अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटियों में बसे हुए रत्नावत शेखावतों के 27 गांव, जो अमरसर वाटी का हिस्सा हैं। संवत 1528 चंद्रसेन जी से समझौते के बाद राव शेखा जी को स्वतंत्र शासक माना गया और वो नरेश हुए। शेखा जी उसके बाद अमरसर के राजा हुए और उनको पूर्वजों से प्राप्त जो बरवाड़ा की जागीरी थी वो आमेर राज्य ने हस्तगत कर ली। इस अमरसर वाटी को अपने बलिदानों द्वारा शेखा जी के वंशजों ने काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला दिया। उसी विस्तृत क्षेत्र का हिस्सा रत्नावतों का 27सा आज इस साबी नदी के दोनों तरफ विद्यमान है, जहां अनेकों गांवों में रत्ना जी के वंशज निवास करते हैं। रत्ना जी शेखा जी के दूसरे पुत्र थे और इनके बड़े पुत्र दुर्गा जी, जो कि अपने नाना के पास विराजते थे, संपूर्ण जिम्मेदारी उनके बाद रत्ना जी के ऊपर थी। परंतु रत्ना जी ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने छोटे भाई रायमल जी को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया और इनकी संतति ने भी मनोहरपुर सापरा को जब तक अपने बलिदानों से संरक्षण प्रदान करते रहे। रत्ना जी तो जब तक जिंदा रहे तब तक अमरसर में ही विराजते रहे। इसी कड़ी में रत्ना जी के दूसरे पुत्र अखयराज जी, बड़े पुत्र उद्धरण जी को खेलना और भाणावास में वो आबाद हुए एवं इनके दूसरे पुत्र अखयराज जी के वंशज कान जी, जो इनके बड़े पुत्र थे। कान जी ने सर्वप्रथम संवत 1620 में आतेला राम सिंह जी चौहान से अपने अधिकार में लिया। शेखावतों के आने से पहले यह क्षेत्र चौहानों के अधीन था और चौहानों का इस क्षेत्र पर अधिकार था। कान जी के बड़े पुत्र पूर्णमल जी, जिन्होंने पावटा बसाया, और उन्हीं पूर्णमल जी के वंशजों में उम्मेद सिंह जी ने इस पावटा में गढ़ का निर्माण करवाया, मुरली मनोहर जी के मंदिर की स्थापना की और उस गढ़ को आज भी उम्मेदगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज भी विद्यमान है। कान जी के दूसरे पुत्र चतुर्भुज जी, जिनके वंशज जयसिंहपुरा, बड़नगर, पाछूडाला, बागावास आदि गांवों में निवास करते हैं। इन चतुर्भुज जी के बड़े पुत्र गोविंदास जी, जिनके वंशज जयसिंहपुरा, बहादुरपुरा व सूरजपुरा में निवास करते हैं, एवं दूसरे पुत्र विठल दास जी, जिनके डूंगर सिंह जी हुए, और डूंगर सिंह जी के पुत्र गोपीनाथ जी, जिनके 3 पुत्र हररूप सिंह जी, बड़े छोटे जोध सिंह जी व तीसरे पुत्र नाहर सिंह जी। गोपीनाथ जी जयसिंहपुरा ही विराजे। जोध सिंह जी सर्वप्रथम बड़नगर की सीमा पर आकर निवास करने लगे, जिसे गुढ़ा के नाम से जाना जाने लगा। थोड़े दिनों बाद इनके दोनों भाई हररूप सिंह जी एवं नाहर सिंह जी भी वहां आकर विराजे और इस बड़नगर को अपने अधिकार में ले लिया। जोध सिंह जी जन्म भर ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने हररूप सिंह जी के पुत्र लूणकर्ण जी को गोद लिया। लूणकर्ण जी ने जोध सिंह जी पर एक छतरी का निर्माण करवाया, भव्य छतरी, जो आज भी विद्यमान है, जिसमें रामायण और महाभारत की चित्रकारी की गई है। वो छतरी एवं वहां आश्रय लेने के लिए, संतों के रुकने के लिए और मकानों का निर्माण करवाया और उसके नीचे कुछ जमीन भी लगाई गई, जिससे आने वाले संतों का खर्चा चलता रहे।
गोपीनाथ जी के तीसरे पुत्र नाहर सिंह जी। नाहर सिंह जी के पुत्र हुए गुलाब सिंह जी और उन गुलाब सिंह जी के बड़े पुत्र निर्भय सिंह जी। उन निर्भय सिंह जी के दो पोतों में से एक बुद्ध सिंह जी के पुत्र अर्जुन सिंह जी, जिन्हें के बड़े भाई के नाम से आज ढाणी दूल्हे सिंह के नाम से करीब रत्ना जी के शेखावत 100 परिवार आबाद हैं। उन दूल्हे सिंह जी के बड़े भाई अर्जुन जी, जो कि 27 क्षेत्र की सीमा आज का जो अलवर राज्य है, उस अलवर राज्य के सीमा से लगता था, जहां वाल के शेखावत निवास करते थे, तेज जी के शेखावत। उनके साथ में सीमा विवाद पैदा हुआ और उस सीमा विवाद में सभी रत्नावतों में से इकट्ठा होकर उसका विरोध किया और वह विरोध झगड़े में परिवर्तित हुआ। उस झगड़े में 84 रत्नावत काम आए, उधर से भी शेखावत ही काम आए। उन 84 रत्नावतों में से कुछ के नाम आज लोगों की जबान पर हैं और उनका वर्णन जगह जगह सुनने को मिलता है। उस सीमा विवाद पर दूल्हे सिंह जी के बड़े भाई और बुद्ध सिंह जी के पुत्र अर्जुन सिंह जी लड़ते हुए जूझार के रूप में काम आए। उनका सर कारोली के और बड़ा गांव के बीच में जो युद्ध क्षेत्र था, उस रण क्षेत्र के अंदर सर कटा और वह घोड़े पर बैठ करके और अपने गांव की तरफ बड़नगर की तरफ रवाना हुए और बड़नगर की सीमा में पहुंचते ही ढाणी दूल्हे सिंह के पास उनका वह धड़ शांत हुआ, जहां आज भी खाग स्थापित है। वो अर्जुन सिंह जी जूझार के रूप में काम आए। उन्हीं के बाबा के बेटे बिरजू सिंह जी बैरी साल सिंह जी के भाई, जो जयपुर राज्य की तरफ से संपूर्ण 27 को सवाई जय सिंह जी के समय जो बादशाह से पट्टा प्राप्त किया 25 लाख की एवज में, और उस कड़ी में इन्होंने शेखावतों को दबाना शुरू किया। जगह जगह युद्ध होने लगे, शेखावतों द्वारा विरोध प्रकट किया जाने लगा। इसी विरोध की कड़ी में सवाई प्रताप सिंह जी के समय जब जबरदस्त लगान वसूली के लिए उससे पहले अनेकों बार विरोध हो चुके थे, पर इस बार तो नागा साधुओं के सेना के साथ जयपुर राज्य के मुसाहिबों ने एक तोप को लेकर के और बड़नगर गांव को चारों तरफ से घेर लिया और कच्ची बुर्ज, जिसको चौबुर्जा के नाम से जाना जाता है, उस बुर्ज के मुख्य दरवाजे को तोड़ने के लिए उत्तर की तरफ से बुर्ज से गोले दागे गए। उन गोलों से सबसे पहले विद्यमान ठाकुर जी सीताराम जी का मंदिर, जिसका शिखरबंद टूटा और उसके बाद गेट टूटा। दरवाजा टूटने के बाद बिरजू सिंह जी दोनों हाथों में तलवार लेकर के और दरवाजे से बाहर आकर के नागा साधुओं से युद्धरत हो गए। पीछे से किसी साधु ने उनकी गर्दन पर वार किया और उनका सर वहीं गिर गया। फिर भी वो लगातार युद्धरत रहे और इस तरह से युद्ध करते हुए बिरजू सिंह जी उस स्थान से 1 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ बढ़ते चले गए। यह दृश्य देख करके और उन साधुओं की उस टुकड़ी के पैर उखड़ गए और वो भग छूटे। उनका पीछा करते हुए बिरजू सिंह जी का धड़ 1 किलोमीटर जाकर के और एक कुएं पर शांत हुआ। आज उन बिरजू सिंह जी जूझार पर गांव के मध्य में जहां उनका सर कटा, वहां प्राचीन पुराने समय में एक छोटी सी छतरी बनाई गई थी, गुमटी का रूप था जिसका, उसको आज एक होल के रूप में इनके वंशजों ने सुंदर रूप दिया है। और जहां उनका धड़ शांत हुआ वहां भी एक चबूतरा बना हुआ है, पीपल वृक्ष के नीचे वह चबूतरा बना हुआ है। इस तरह से शेखावतों में रत्नावतों ने इस अमरसर वाटी की सीमा को उत्तर में कोटपुतली के पास, जहां आज गोवर्धनपुरा ग्राम है, वो चौकी के नाम से विख्यात है। जहां चौकी स्थापित थी वहां तक इस 27 की सीमा लगती थी और अमरसर वाटी वहां तक विद्यमान थी। इधर वाल क्षेत्र के जो तेज जी के शेखावत, जो नारायणपुर के नीचे समझे जाते थे, और वहां कारोली से दूर बड़ा गांव और कारोली के बीच की सीमा अमरसर वाटी की सीमा समझी जाती थी। यहाँ तक इस सीमा को फैलाने में रत्नावत शेखावतों का विशेष हाथ रहा। इस सब जूझारों और सतियों भूमियाओं का इस क्षेत्र में जगह जगह हमें स्थान देखने को मिलते हैं। कुछ के इतिहास ज्ञात हैं और इससे पूर्व क्षत्रिय कुलों के जो
खाप यहाँ पर आबाद थी, उनमें भी कई भूमियां जूझार और सतियां हुई हैं। ये स्थान जगह जगह देखे जाते हैं। इसके साथ इस क्षेत्र पर संतों की भी विशेष कृपा रही है। राठ क्षेत्र में नांगल श्याली चौहानों का गांव, जहां एक क्षत्रिय के घर में बाबा कुंदन दास जी पैदा हुए और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। बाबा कुंदन दास जी की विशेष कृपा इस गांव पर हमेशा बनी रही है। आज हम सुनते हैं राठ व 27 क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं जहां बाबा कुंदन दास जी का पदार्पण नहीं हुआ। उस समय के लोग कहते हैं 4 जगह बाबा कुंदन दास जी को एक साथ धूणों पर देखा जाता था। रिश्तेदार जब यहाँ आते वो कहते मैंने कल इस समय तो बाबा को राठ के फलाने गांव में देखा, और बड़नगर के लोग कहते कल तो बाबा बड़नगर में विराज रहे थे। वो बाबा कुंदन दास जी यहाँ आकर विराजते एक ऊंचा टीला जिस पर आप विराजते खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। वहीं एक जाल का वृक्ष है। एक जाट जाति से पूर्व सरपंच कल्याण साय जी, जिनके पिता जम्मन बाबा से मैंने स्वयं ने एक जिसके वो चश्मदीद गवाह हैं। बाबा के धूने पर हम बैठे हुए थे, बाबा के बारे में चर्चाएं चल रही थी। अचानक वो बाबा जम्मन साय जी वहां आते हैं और बैठ जाते हैं। हमारी वार्ता सुन करके वो कहते हैं आप लोगों ने तो बाबा को देखा नहीं, मैंने बाबा को अपनी आंखों से देखा है, और आंखों से उनको देखा ही नहीं, मैं उनके चमत्कारों का चश्मदीद गवाह हूँ। वो कहने लगे एक रोज, वैसे तो बाबा जब भी बड़नगर में पधारते सभी जातियों के लोग 15-20 हमेशा बाबा के पास बने रहते। उस रोज कुछ ठाकुर, कुछ जाट और अन्य जातियों के 15-20 लोग हम उस टीले पर बैठे हुए थे। बैसाख का महीना था। अचानक उत्तर की तरफ से एक छोटी सी बादली उठी और वह फैल करके उसने घटा का रूप ले लिया। हम सारे लोग उठ करके अपनी धोतियां झड़का करके अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। अचानक बाबा की रोबदार कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? यदि हम भीगेंगे तो तुम्हें भी भीगना पड़ेगा, बैठ जाओ। बाबा का ये आदेश होते ही किसी की हिम्मत नहीं जो वहां से उठकर चला जाए। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, वो छोटी सी बादली भयंकर घटा का रूप लेकर के और मूसलाधार बरसात में परिवर्तित हो गई। चारों तरफ हमने देखा करीब 1.5 घंटा तक वो बरसात होती रही, भयंकर मूसलाधार बरसात। उस टीले के चारों तरफ घुटनों तक पानी बहता हुआ हमें नजर आ रहा है, परंतु उस टीले पर किसी को एक बूंद नजर नहीं आई, जैसे किसी ने छतरी तान दी हो। इस तरह का वृतांत हमारे सामने उपस्थित था। हम सारे के सारे अचंभे में पड़े हुए थे, ये क्या हो गया? ऐसे थे बाबा कुंदन दास। उन बाबा की कृपा से आप वचन सिद्ध थे, उनकी कही हुई बात सत्य होती थी। आपने कहा कि गांव बड़नगर में यदि आप लोग 2-3 बातों का पालन करते रहोगे तो प्राकृतिक आपदा से कभी इस गांव में फसल नष्ट नहीं हो। और हमने अपने पूर्वजों से सुना है और हम भी देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उस समय से, आजादी से पहले भी हमारे गांव के अनेकों क्षत्रिय युवक सेनाओं में थे और उसके बाद भी सेनाओं में भर्ती रहे हैं। सेकंड वर्ल्ड वार 65 और 72 की लड़ाइयों में भी इस गांव के लोग विद्यमान रहे हैं, परंतु यह उन बाबा कुंदन दास जी की ही कृपा है जिसकी वजह से आज तक कोई हताहत नहीं हुआ। इसी तरह से उत्तर में बड़नगर और कल्याणपुरा की सीमा पर बाबा शंकर दास जी विराजते थे, जो भी वचन सिद्ध महात्मा थे। वहाँ ठाकुर जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर विद्यमान है। उसी तरह से साबी नदी के पूर्वी तट पर निम्बार्क संप्रदाय का सन्यासी साधुओं का धूणा विद्यमान है, जहाँ गोपाल जी का मंदिर विद्यमान है। इन सभी के नीचे क्षत्रियों द्वारा व्यवस्था हेतु जमीनों की व्यवस्था की गई और इसी कड़ी में दक्षिण में बाबा कुंदन दास जी का स्थान वह 1983 में सिद्ध धूणा अलवर जिला सामदा से गरीबनाथ जी की शिष्य परंपरा में से माधोनाथ जी इस गांव में पधारे और इस गांव के ही होकर रह गए। वो पूर्वी छोर पर गांव के आपने एक
टीले पर अपना धूना स्थापित किया। गांव वालों ने वहां झोपड़ी बना दी और उस झोपड़ी में कई दिन तक आप विराजते रहे। एक ऐसी की महिला ने उनको जमीन उपलब्ध करवाई, गांव वालों ने झोपड़ी बनवाई और इसके बाद तो धीरे धीरे बाबा के यहाँ निर्माण कार्य चालू हुआ और वो निर्माण कार्य बाबा के समाने तक चालू ही रहा। पिछले दिनों बाबा माधोनाथ जी, जो कि सामदा की धूनी गरीबनाथ जी की शिष्य परंपरा से थे, उन्होंने वहां अपना स्थान बनाया। आज वहां शिव जी का श्री विग्रह परिवार सहित और बाबा का धूना विद्यमान है और भव्य बगीची जहां बैठ करके सभी का मन लगता है का निर्माण हुआ, आज वो विद्यमान है। इस गांव बड़नगर पर संतों, जूझारों, सतियों और भूमियाओं के अनेक स्थान, गांव में मुख्य बस स्टैंड पर सती जी का स्थान विद्यमान है जो अज्ञात है, शोध का विषय है। इसी तरह से और भी बहुत से खाग हैं जो खोज का विषय है। बड़नगर ग्राम प्राचीन ग्राम है। आज जो टीला बना हुआ है यूं लगता है कहीं यहाँ कोई नीचे पहाड़ या चट्टान है, ऐसा नहीं है। महाभारत कालीन बावड़ी जिसमें कहीं चूना नहीं लगा हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा वो बनाई गई है। ऐसी इस क्षेत्र में 7 बावड़ियां हैं जिनमें से बड़नगर की एक बावड़ी है। दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है जल स्तर तक पहुंचने के लिए। वो पांडवकालीन बावड़ी भी बड़नगर गांव में है। आज भी जब ऊपर जहां चौबुर्जा जिसको कहा जाता है वहां खुदाई की जाती है तो नीचे 30 फीट तक अनेकों प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं। ये इस गांव की प्राचीनता को प्रदर्शित करता है। गांव के विकास में महाजन समाज का पूर्ण योगदान रहा। इसमें सेठ श्री नागरमल जी के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की इमारत का निर्माण, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की इमारत का निर्माण, राजकीय कन्याशाला की इमारत का निर्माण एवं धर्मशाला का निर्माण आपके द्वारा करवाया गया और बाद में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। गांव में अस्पताल के निर्माण में महाजन समाज का योगदान रहा, जिसमें श्री कल्याण साह जी के द्वारा और उनके भाइयों द्वारा अस्पताल की इमारत का निर्माण करवाया गया, जिससे ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। सन 1988 में ढाणी दूल्हे सिंह में श्री क्षत्रिय योग संघ के शिविर का आयोजन हुआ के आखिरी दिन श्रीमान महार साहब की प्रेरणा से रत्ना जी की स्मृति में समारोह का आयोजन रखा गया और वह स्मृति समारोह 1992 तक स्मृति समारोह के रूप में ही मनाया गया। 1993 में रत्ना जी की जयंती का पता चलने के बाद बड़नगर में प्रथम जयंती मनी। उसके बाद 27 क्षेत्र के विभिन्न गांवों में रत्ना जी की जयंती हर वर्ष अनवरत रूप से मनाई जा रही है और वो लगातार जारी है। सन 1956 में विश्व प्रसिद्ध क्षत्रियों द्वारा किया गया आंदोलन भूस्वामी आंदोलन, जिसमें राजस्थान के प्रत्येक गांव से क्षत्रियों ने अहिंसात्मक रूप से भाग लिया। इस गांव के भी क्षत्रिय सरदारों ने पूरी भागीदारी उस आंदोलन में निभाई, जिसमें सर्वश्री अग्र सिंह जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री दुर्जन सिंह जी, श्री देबू सिंह जी, श्री नाथू सिंह जी ने, श्री पृथ्वी सिंह जी गुढ़ा, श्री भैरू सिंह जी, दूल्हे सिंह जी ढाणी आदि क्षत्रिय सरदारों ने अपनी गिरफ्तारियां दी और इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया। जूझार श्री बिरजू सिंह जी की छतरी के निर्माण हेतु पास में जो जमीन उपलब्ध थी वो श्रीमान बाल सिंह जी के वंशजों के पास थी। सभी भाइयों ने मिलकर अपनी उस जमीन को जूझार श्री बिरजू सिंह जी की छतरी के लिए श्रीमान बाबूदान सिंह जी, श्री जगदीश सिंह जी, श्री रतिपाल सिंह जी व श्री उदय सिंह जी के द्वारा समाज को दान कर दी गई। वर्तमान समय में बड़नगर गांव को वैश्विक मंच पर भी विशेष पहचान दिलाई यहाँ के निवासी श्री राम सिंह जी ने, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 बार एशियन गेम्स व 3 बार ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा श्री राम सिंह जी को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह से श्री राम सिंह जी शेखावत ने इस गांव का नाम रोशन किया। इसी विषय पर आइए जानते हैं स्वयं श्री राम सिंह जी से। मैं श्री राम सिंह शेखावत, मेरा गांव बड़नगर है जो डिस्ट्रिक्ट जयपुर के अंदर आता है और मेरा जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है उसमें मैंने गांव में स्कूल से अपना करियर स्टार्ट किया। जो देहात गांव के गेम होते थे उसके हिसाब से तो मिडिल स्कूल की तरफ से जयपुर जिला में खेल के गए हैं बॉल में और उसके बाद में आर्मी ज्वाइन कर ली। मैंने सोचा क्यों नहीं इंडिविजुअल कोई गेम किया जाए और आर्मी में जाने के बाद में मैंने वहाँ एथलेटिक्स
100 and 200 मीटर से शुरू करी। उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में मुझे कोच मोहम्मद अलियास बाबर मिले। उन्होंने कहा कि आप में इंडोरेंस ज़्यादा है, इसलिए आप 100 200 के बजाय 400 800 करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उनकी एडवाइस के हिसाब से 1968 में 400 मीटर और 1969 के अंदर 800 मीटर से वो किया अपना स्टार्ट। और मैं नेशनल चैंपियन होने के बाद में 1969 में 70 का एशियन गेम्स में मैं गया और वहाँ सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद दूसरा एशियन गेम मेरा 74 तेहरान था, जिसमें मैंने 1 गोल्ड 1 सिल्वर लिया। उसके बाद में तीसरा एशियन गेम्स मेरा 78 बैंकॉक में था, जो कि वहाँ भी मेरा 400 रिले में सिल्वर और 800 मीटर के दोनों में गोल्ड। तो मैं 3 एशियन गेम्स और 3 ही ओलंपिक खेले और 3 ओलंपिक थे मेरे। पहला ओलंपिक 1972 म्यूनिच, दूसरा ओलंपिक 1976 मॉन्ट्रियल और उसके बाद में 1980 मास्को ओलंपिक लास्ट था मेरा। इस मुताबिक 3 एशियन गेम 3 ओलंपिक खेल करके मैंने भारत का रिकॉर्ड 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में बनाया, जो हिंदुस्तान में 42 साल तक वो कायम रहा। जो 2018 के महीने वो रिकॉर्ड टूटा 42 साल बाद। बड़नगर गांव में सभी जातियों के लोग निवास करते हैं, जिनका शैक्षिक स्तर काफी अच्छा है तथा काफी लोग सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं। सभी लोग यहाँ पर प्रेम और भाईचारे के साथ में रहते हैं।